हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे ये पहले बात कर लेते हैं। तो आज होगा रियल फंक्शन और रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है ये डिस्कस करेंगे। फिर रियल फंक्शन पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। रियल फंक्शन का डोमेन क्या होता है ये एक्सप्लेन करेंगे और कुछ डोमेन फाइंड करने से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये रियल फंक्शन क्या होता है, आगे के टॉपिक उसी से रिलेटेड होने वाले हैं। तो रियल फंक्शन के बारे में देखें। फंक्शन हम लास्ट टाइम एज ए करेस्पॉन्डेंस बिटवीन टू सेट्स पढ़े थे, तो उसी से रिलेटेड कोई भी फंक्शन को रियल फंक्शन कब कंसीडर किया जाएगा उसके बारे में। सबसे पहले रियल फंक्शन, कोई भी फंक्शन अगर f a to b डिफाइंड है तो वो किस कंडीशन के अंडर में रियल फंक्शन होगा इसके बारे में जानते हैं। तो रियल नंबर सबको पता होगा, रियल नंबर जस्ट दैट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर। और एक और डेफिनेशन सबको पता हो, द नंबर हुज स्क्वायर इज पॉजिटिव इज ए रियल नंबर। तो अगर कोई भी फंक्शन हो f, ए फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम a to b, अगर कोई फंक्शन एज ए करेस्पॉन्डेंस बिटवीन टू सेट्स इस तरह से डिफाइंड है तो ये रियल फंक्शन कब होगा, इज रियल फंक्शन इफ a एंड b, इट मींस डोमेन और कोडोमेन दोनों रियल नंबर का सबसेट हो। इफ a एंड b बोथ आर सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो अगर हम फंक्शन को एज ए करेस्पॉन्डेंस बिटवीन टू सेट्स लिखते हैं तो f डिफाइंड फ्रॉम a to b लिखते हैं। अब वही फंक्शन रियल फंक्शन कब कंसीडर किया जाएगा, जब उस फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन दोनों रियल नंबर का सबसेट हो। तो ये सिंपल समझते होगे कि जब डोमेन और कोडोमेन रियल नंबर का सबसेट होता है तो वो रियल नंबर एग्जैक्टली इनफाइनाइट होते हैं। अगर हम सिंपल तुमसे बोले 1 और 2 के बीच में कितने रियल नंबर है, तो 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर है, बिकॉज रियल नंबर फ्रैक्शंस में भी पॉसिबल हैं, डेसिमल्स में भी पॉसिबल हैं। तो 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट तुम डेसिमल नंबर लिख सकते हो। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि a और b डोमेन और कोडोमेन दोनों जब रियल नंबर का सबसेट होगा, उस केस में, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, उस केस में फंक्शन को एज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर लिखना मुश्किल है। क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेट में अगर लिखो तो ए के जो भी एलिमेंट हैं अगर उनका करस्पॉन्डेंस बी के साथ है तो जस्ट पेयरिंग करते हुए हम ऑर्डर्ड पेयर उस फंक्शन में लिख देते हैं। लेकिन जब a रियल नंबर का सबसेट है तो डेफिनेट है हम सारे एलिमेंट की पेयरिंग नहीं कर सकते, क्योंकि उस केस में a में इनफाइनाइट एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। तो जब a में इनफाइनाइट एलिमेंट प्रेजेंट होंगे तो फंक्शन को एज ए ऑर्डर्ड पेयर रिप्रेजेंट करना बहुत मुश्किल होगा, फंक्शन को एरो डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना मुश्किल होगा। तो जब भी फंक्शन रियल फंक्शन होता है, ऐसे केस में फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का टेक्निक बदल जाता है, क्योंकि फंक्शन में हम एज ए ऑर्डर्ड पेयर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर उसमें हो जाएंगे। तो जब भी कोई फंक्शन रियल फंक्शन होता है तो अब हम वहां पे उसको जनरल वे में रिप्रेजेंट करते हैं और वो रिप्रेजेंटेशन हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये सिंपल समझ लो कि अगर कोई फंक्शन रियल फंक्शन है तो उसको हम जनरल ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेट में एरो डायग्राम के सेंस में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ऐसे फंक्शन में x और y, मतलब a का एलिमेंट x, b के एलिमेंट y के बीच में हम जो एक्सप्रेशन लिखते हैं वो जनरल एक्सप्रेशन लिखे। तो जनरल एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है हम ये एग्जांपल के थ्रू आगे डिस्कस करेंगे। तो रियल फंक्शन क्या होता है ये क्लियर हो जाएगा। a to b अगर कोई फंक्शन है, रियल होने के लिए a और b दोनों रियल नंबर का सबसेट होना चाहिए। इसी से रिलेटेड एक और फंक्शन है रियल वैल्यूड फंक्शन। तो रियल फंक्शन और रियल वैल्यूड फंक्शन में क्या डिफरेंस है ये हम समझ लेंगे। एंड एक फंक्शन है रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन में क्या होता है कि f डिफाइंड फ्रॉम a to b है तो ओनली b जो है वो रियल नंबर का सबसेट होना चाहिए। a हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन b का नेसेसरी रियल नंबर का सबसेट होना चाहिए। तो ए फंक्शन f defined from a to b
is a real valued function if b is a subset of real number r। तो ये जस्ट उसका डिफिनेशन है। अभी हम बहुत सारे टर्म एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, तो अगेन एक बार फिर से बता दें, रियल फंक्शन अगर कोई भी फंक्शन रहेगा तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम जनरल एक्सप्रेशन का यूज करेंगे, और वो जनरल एक्सप्रेशन किस तरह से हो सकता है उसके बारे में हम एक एग्जांपल से बात करते हैं। तो ये सब लोग नोट डाउन कर लो, जस्ट डेफिनेशन ऑफ द रियल फंक्शन एंड रियल वैल्यूड फंक्शन। तो जनरली अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ ए रियल फंक्शन कैन बी डिस्क्राइब्ड। हाउ a real function can be described। हम रियल फंक्शन को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? तो रियल फंक्शन में डोमेन एंड कोडोमेन बोथ रियल नंबर का सबसेट होता है। तो ऐसे केस में जब इनफाइनाइट एलिमेंट हो जाते हैं उसके डोमेन में, तो एक एक एलिमेंट की पेयरिंग को रिप्रेजेंट करना, इट मींस ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेट में लिखना इम्पॉसिबल है। तो ऐसे केस में हम ए का एक एलिमेंट, मतलब अगर एफ ए टू बी है तो डोमेन का एक रैंडम एलिमेंट एक्स को उसके इमेज वाई से रिलेट करके एक जनरल एक्सप्रेशन के टर्म में लिखते हैं। तो नाउ हाउ ए रियल फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड, तो जस्ट हम स्टेटमेंट बताएं इन ए रियल फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें स्टेटमेंट लिख दे रहे हैं। मैथमेटिक्स है फिर भी स्टेटमेंट लिख दे रहे हैं ताकि जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो तुम्हारे माइंड में हमेशा रहे, अगर भूल जाओ तो तुम वहां से देख सकते हो। इन ए रियल फंक्शन जनरली डोमेन एंड कोडोमेन, domain and codomain has infinite number of elements। So it is difficult to represent the relation, to represent the function as ordered pair, as set of ordered pair। So a real function is generally described as a relation described as a general relation between x and y, where y is f image of x और function of x। तो हम जनरली y और x के बीच में रिलेशन के टर्म में हम रियल फंक्शन को रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इसके लिए जस्ट हम एक एग्जांपल बता दें, ये सब लोग जरूर से लिख लोगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है रियल फंक्शन के बारे में। तो अब अगर ये डिस्क्राइब करने के बारे में समझ जाओगे कि रिलेशन बिटवीन x एंड y के टर्म में करते हैं, तो एक एग्जांपल अगर हम कंसीडर करें तो सपोज f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। इसका डोमेन कोडोमेन कुछ भी मेंशन नहीं होता। तो यहां पे जो हम लिखे हैं रिलेशन बिटवीन x एंड y इज रिटन विदाउट, ये भी ऐड कर दें, विदाउट डोमेन एंड कोडोमेन। हम बिना डोमेन और कोडोमेन को लिखे हुए उस फंक्शन को इस तरह से डिस्क्राइब किया। इसमें कुछ भी नहीं लिखा गया है कि f डिफाइंड फ्रॉम a टू b में a क्या है और b क्या है, मींस डोमेन और कोडोमेन कुछ नहीं लिखा गया है, बस ये लिखा गया है। तो इसका मीनिंग है कि इसका डोमेन जो कुछ भी रहा हो वो तो मेंशन नहीं है, जो कुछ भी रहा हो, अगर इसमें एक एलिमेंट x है तो इसके डोमेन में एक एलिमेंट x है, तो वो x फंक्शन के थ्रू किससे रिलेटेड होगा, इट मींस
x का इमेज क्या होगा, तो फाइंड करने के लिए हम x का वैल्यू इसमें पुट करके फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट है तो अब हम 3-4 पेयर को रिप्रेजेंट करके तो कर नहीं सकते। तो इसके लिए एक जनरल रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया कि इसके डोमेन में जो भी एलिमेंट का तुमको इमेज पता करना है, जस्ट इसमें पुट कर लो और वो इमेज फाइंड कर लो। तो ये समझ लो कि रियल फंक्शन के लिए जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरह से रहेगा। यहां पे f ऑफ x को y भी लिखते हैं, हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू दिस वन, इस तरह से होगा। तो अब अगर x के किसी भी वैल्यू के लिए अगर करस्पॉन्डिंग इमेज फाइंड करना हो, हम इसमें वो x का वैल्यू यूज कर लेंगे और फाइंड कर लेंगे। तो इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम यहां पे प्रैक्टिस करेंगे, ताकि तुमको जो जनरल एक्सप्रेशन होता है x और y के बीच में, उसको यूज करके फंक्शन का वैल्यू फाइंड करने आ जाए x के किसी भी वैल्यू के लिए। तो जस्ट पेशेंटली अभी हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, उस क्वेश्चंस को एक एक करके तुमको ऑब्जर्व करना है कि हम रियल फंक्शन को कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जस्ट एग्जांपल था, ये डेफिनेशन सब लोग लिख लिए कि रियल फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब देखते हैं इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। f ऑफ x इज इक्वल टू दिस वन, ये एक जनरल एक्सप्रेशन की तरह दिया गया है f ऑफ x। अब फाइंड क्या करना है f ऑफ x माइनस वन, तो जस्ट इमेजिन करना। कई बार बाय मिस्टेक पहली बार जो अगर स्टूडेंट यूज करता है तो इस तरह से लिख देता है कि f ऑफ x माइनस f ऑफ वन। ये बता दें ये बिल्कुल गलत है, ये कभी नहीं करोगे। तो अब f ऑफ x माइनस वन का वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो f ऑफ x माइनस वन फाइंड करने के लिए इसमें जो x है उस x के लिए x माइनस वन है, तो इस एक्सप्रेशन में जहां भी x रहेगा वहां x माइनस वन कंप्लीटली रिप्लेस कर लेंगे। इट मींस f ऑफ x माइनस वन इज इक्वल टू 3 into, now x is replaced by x minus 1 everywhere, x minus 1 whole square minus 3 into x minus 1 plus 1. Now you can solve easily. It means this is the value of f of x minus 1. तो अगर f of x का वैल्यू गिवन है तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एग्जैक्टली? तो वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो फंक्शन जिस भी डोमेन के लिए डिफाइन किया गया है उस डोमेन के किसी भी एक एलिमेंट x के लिए अगर करस्पॉन्डिंग इमेज चाहिए तो हम इस फंक्शन में x का वैल्यू पुट कर लेंगे और हम करस्पॉन्डिंग इमेज फाइंड कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन में x का वैल्यू x माइनस वन पुट किया गया था, तो करस्पॉन्डिंग इमेज कैसे मिलेगा? तो इसके लिए हम x को x माइनस वन से रिप्लेस करेंगे। आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? देखो f ऑफ x अगेन एक जनरल एक्सप्रेशन की तरह दिया गया है और इस रिलेशन को प्रूफ करना है। इट मींस हम LHS इज इक्वल टू RHS। तो LHS में क्या है? f ऑफ x होल क्यू फाइंड करना है। तो f ऑफ x होल क्यू सबसे पहले हम LHS को लिखते हैं, f ऑफ x द होल क्यू दैट इज इक्वल टू x प्लस 1 बाई x द होल क्यू इज इक्वल टू a प्लस b होल क्यू दैट इज a क्यू प्लस b क्यू प्लस 3ab, इट मींस 3 into x into 1 by x, तो 3 रहेगा a plus b, इट मींस x plus 1 by x। अब ये जो LHS है, अब ध्यान देना, इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 1 by x। तो इमेजिन करो अगर f of x x plus 1 by x है तो f of x क्यू का वैल्यू क्या होगा? उसके लिए x को x क्यू से रिप्लेस कर दें। तो अगर हम x को x क्यू से रिप्लेस करेंगे तो x क्यू प्लस 1 बाई एक्स क्यू आ जाएगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम f ऑफ x क्यू लिख सकते हैं। और फिर बाकी जो टर्म बचा 3 इंटू ये जो एक्सप्रेशन है कंप्लीट f ऑफ x के इक्वल है, तो 3 इंटू f ऑफ x दिस इज इक्वल टू RHS। ये सिंपल कैलकुलेशन। देखते हैं कुछ और प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? इफ f of x is this one and here provided that x is not equal to minus 1, because when x becomes minus 1 then denominator becomes 0, and if denominator becomes 0 then f of x is not defined. That's why it is necessary to mention that x is not equal to minus 1. Now after that we have to show that f of x is equal to minus 1 by x, and again it is provided that the denominator x can never be equal to 0, because if denominator x becomes 0 then the function is not defined. तो now सबसे पहले अब हम क्या करेंगे? LHS फाइंड करना शुरू करेंगे और LHS फाइंड करने के लिए इस गिवन फंक्शन का यूज करेंगे और माइनस 1 बाई एक्स लाने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द LHS f of x। नाउ LHS
f of x. Now this is equal to f of, now f of x is x minus 1 divided by x plus 1. f of x, now we can put this f of x is equal to this one now complete. अब ये कैसे फाइंड करेंगे, कॉन्सेंट्रेट करना है. नाउ वी हैव f of x is equal to this one. Now here in place of x there is x minus 1 by x plus 1. So then x is used here, x is used here. So then this x is replaced by this complete term. Now that will be equal to x minus 1 by x plus 1 minus 1 divided by, again this x is replaced by this complete term, then x minus 1 by x plus 1 plus 1. अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, x minus 1 minus x minus 1 divided by x minus 1 plus x plus 1. तो जस्ट सॉल्व करें, कैंसिल, 1 1 कैंसिल, दिस इज minus 2 divided by 2x, this is equal to minus 1 by x where x is not equal to 0. RHS के इक्वल आ गया, बहुत आसान था. नेक्स्ट देखते हैं एक और प्रॉब्लम. एक और प्रॉब्लम देखिए, इट्स जस्ट सिमिलर टाइप का. y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ये गिवन है और प्रूफ करना है x इज इक्वल टू एफ ऑफ y. तो जो प्रूफ करना है इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करें. तो दिस x इज इक्वल टू, अब y जो है वो किसके इक्वल है, एफ ऑफ x के इक्वल है. इट मींस x इज इक्वल टू एफ ऑफ x, ये हमको प्रूफ करना है. तो हम यहाँ से RHS फाइंड करेंगे, जैसा कि अभी हम प्रीवियस क्वेश्चन में देखे थे कि एफ ऑफ x कैसे फाइंड करना है, और वो RHS फाइंड करते हुए x लाने की कोशिश करेंगे. तो RHS से स्टार्ट करते हैं. एफ ऑफ x, तो सबसे पहले हम एफ ऑफ x की वैल्यू पुट कर रहे हैं. तो दिस कंप्लीट टर्म ax माइनस b डिवाइडेड बाय bx माइनस a. अब इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए देखो, ये x जहां पे भी प्रेजेंट है उस x के बदले अब इसमें दिस कंप्लीट टर्म को रिप्लेस करना होगा. तो दिस इज इक्वल टू a इंटू ax माइनस b डिवाइडेड बाय bx माइनस a माइनस b, the whole divided by b into this complete term, that is ax minus b divided by bx minus a minus of a. अब इसी को कंप्लीट सॉल्व करो तो वो तुमको x के इक्वल दिख जाएगा. वो कंप्लीट तुम लोग आसानी से एलसीएम वगैरह लेकर के सॉल्व कर सकते हो. देखते हैं एक और प्रॉब्लम. तो एक और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम देखते हैं, क्या है. फॉर ए नॉन जीरो एक्स, मतलब x जीरो के अलावा कोई भी रियल नंबर है, उसके लिए ये रिलेशन दिया गया है, a इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस b इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 5, और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू फाइंड करने को कहा गया है. एफ ऑफ एक्स इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होगा. तो जस्ट यहाँ पे हम एक स्टेप जो यूज कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट करना कि क्या है. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सब लोग को अच्छे से सॉल्व करने आता होगा एलिमिनेशन मेथड से. तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स को एक अननोन कंसीडर करो जिसका वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन एफ ऑफ एक्स के अलावा यहाँ एक और टर्म है एफ ऑफ 1 बाई एक्स. तो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ 1 बाई एक्स दो अननोन है. हम अगर जिसके वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करें तो एक इक्वेशन से तो कभी वैल्यू हम फाइंड कर नहीं सकते, तो हम एक और इक्वेशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे इसी में. तो इसके लिए क्या करते हैं, इस इक्वेशन में x को 1 बाई एस से x से LHS और RHS बोथ साइड रिप्लेस कर लेते हैं. तो इट मीन्स रिप्लेस x बाई 1 बाई x. तो x को 1 बाई x से रिप्लेस कर ले, तो ये जो है वो क्या बन जाएगा, दैट विल बी a एफ ऑफ 1 बाई x प्लस b एफ ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5. ये हो गया सेकंड नंबर इक्वेशन. अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए, इन दोनों को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए कंसंट्रेट करना, हम एफ ऑफ एक्स फाइंड करना चाहते हैं, तो एफ ऑफ 1 बाई एक्स को एलिमिनेट करेंगे. तो एफ ऑफ 1 बाई एक्स को एलिमिनेट करने के लिए इसके कोफिशिएंट को सेम करना होगा एलिमिनेशन मेथड से. तो इसको a से मल्टीप्लाई कर लें तो इसका कोफिशिएंट a हो जाए, a b होगा, और इसको b से मल्टीप्लाई कर लें कोफिशिएंट a b होगा, और फिर इक्वेशन 1 माइनस 2 कर लेते हैं. इट मींस हम जो यहां से स्टेप यूज कर रहे हैं, इक्वेशन 1 इंटू a माइनस इक्वेशन 2 इंटू b. तो इक्वेशन 1 को a से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, a स्क्वायर एफ ऑफ x
प्लस ए बी इंटू एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू a इंटू 1/x माइनस 5। अब सेकंड को b से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो दैट विल बी ए बी एफ ऑफ 1/x प्लस बी स्क्वायर एफ ऑफ x इज इक्वल टू b इंटू x माइनस 5। अब ये माइनस करना है तो साइन यहां पे हम चेंज कर लें, तो माइनस करने के बाद जो टर्म आएगा ये इससे कैंसिल होगा, और इसमें क्या लिख सकते हैं हम इसको, एफ ऑफ एक्स कॉमन ले लें तो दैट विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स कॉमन ले लें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से क्या आएगा, ए इंटू 1/x माइनस 5 माइनस बी इंटू एक्स माइनस 5। तो ये मिल गया। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू चाहिए, तो सो फाइनली एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये राइट साइड जाएगा तो डिवीजन में इट मीन्स 1/a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड दिस कंप्लीट टर्म इज a इंटू 1/x माइनस 5 माइनस b इंटू एक्स माइनस 5। तो ये रहा एफ ऑफ एक्स का वैल्यू। तो ये समझ सकते हो कैसे फाइंड किया गया। x और 1/x के टर्म में एक इक्वेशन था, x को 1/x से रिप्लेस किए तो दूसरा इक्वेशन मिला, और f ऑफ x का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम f ऑफ 1/x के कोफिशिएंट को सेम करके उसके बाद दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लिए और वहां से f ऑफ x का वैल्यू मिल गया। तो ये क्वेश्चन एक तरह से समझो कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हम जो एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं उसी का यूज करके ये फाइंड किया। तो ये तो था सिंपल रिलेशन बिटवीन y एंड x, मतलब y और x का रिलेशन गिवन है, उस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग देखें। तो अब हम बात करते हैं कि रियल फंक्शन में डोमेन और को डोमेन जनरली मेंशन नहीं होता। मेंशन क्या होता है, y और x के बीच में एक जनरल रिलेशन गिवन होता है। तो जब y और x के बीच में जनरल रिलेशन गिवन है तो ऐसे रियल फंक्शन के लिए हम उसका डोमेन फाइंड कैसे करेंगे, क्योंकि जनरल एक्सप्रेशन में डोमेन वगैरह कुछ भी नहीं लिखा जाता। तो हम उसका डोमेन कैसे फाइंड करेंगे, रेंज कैसे फाइंड करेंगे, ये आगे के सेक्शन में देखेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में सिंपली केवल हम फंक्शन के डोमेन पे कंसंट्रेट करेंगे, क्योंकि जब तक डोमेन क्लियर नहीं होगा तब तक तुम रेंज फाइंड कर नहीं सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले अभी हम बात करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, डोमेन ऑफ ए रियल फंक्शन, क्योंकि रियल फंक्शन में f डिफाइंड फ्रॉम a टू b मेंशन नहीं होता, उसका डोमेन मेंशन नहीं होता, तो समटाइम्स उसके डोमेन फाइंड करने की जरूरत होती है, वो हम फाइंड करना सीखेंगे। लेकिन उसके पहले ये जानना होगा कि रियल फंक्शन का डोमेन एग्जैक्टली क्या होता है और वो जनरल प्रोसेस क्या है जिसके थ्रू हम डोमेन फाइंड करेंगे। तो देखते हैं, ये सब लोग नोट डाउन कर लोगे। तो अब समझते हैं कि किसी भी फंक्शन का डोमेन कैसे फाइंड करते हैं। तो पहले जनरल एक हम फंक्शन लिख लें। लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज ए फंक्शन। सपोज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, तो अगर इस एफ ऑफ एक्स के इक्वल डेफिनेट है, x के टर्म में कुछ रिलेशन लिखा रहेगा, तो उस फंक्शन का डोमेन जानना है। तो डोमेन का मीनिंग समझो कि हम उस फंक्शन में, मतलब जो रिलेशन लिखा रहेगा x के फॉर्मेट में, उस फंक्शन में अगर हम x का कोई वैल्यू डालें तो वो x का वैल्यू जो करस्पॉन्डिंग y प्रोड्यूस करके हमको देगा, वो y हमेशा रियल वैल्यू होना चाहिए। अगर x के जिस वैल्यू के लिए y रियल नहीं हुआ तो ऐसे केस में वो फंक्शन का डोमेन नहीं हो सकता। जैसे अगर हम बात करें जनरल x माइनस 1 बाई x माइनस 3, इस केस में ये फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल। अब तुमसे बोले इसका डोमेन बताओ, तो डोमेन का मतलब है x का वो सारा पॉसिबल वैल्यू बताना है जिसके लिए f ऑफ x का वैल्यू जब हमको मिले तो वो एक रियल नंबर मिले। तो सोचो कि यहां जो तुमको फंक्शन है वो एक फ्रैक्शन के टर्म में है, एक न्यूमरेटर में है और एक डिनोमिनेटर में। अगर x के किसी भी वैल्यू के लिए डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा
तो एफ ऑफ एक्स नॉट डिफाइन होगा, क्योंकि इफ डिनोमिनेटर बिकम जीरो द कंप्लीट एक्सप्रेशन बिकम्स नॉट डिफाइंड। तो ऐसे केसेस में एक्स का वो वैल्यू डोमेन में नहीं हो सकता जिसके लिए इस गिवन एक्सप्रेशन का, गिवन फंक्शन का डिनोमिनेटर जीरो हो जाए। तो गिवन फंक्शन का डिनोमिनेटर x माइनस 3 जीरो x के किस वैल्यू के लिए हो सकता है? तो वो 3 के लिए हो सकता है, बाकी किसी भी वैल्यू के लिए डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब बाकी किसी भी वैल्यू, मतलब बाकी और कोई भी रियल नंबर के लिए डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। तो इसका डोमेन 3 को छोड़ करके सारे रियल नंबर पॉसिबल हैं। तो अगर डोमेन को जनरली डिफाइन करना हो तो डोमेन ऑफ एनी फंक्शन y is equal to f of x is what? तो that is the collection or set of all those value of x for which y is meaningful or y is defined or y is real। x का वो सारा पॉसिबल वैल्यू का कलेक्शन जिसके लिए करेस्पॉन्डिंग इमेज, करेस्पॉन्डिंग y का वैल्यू हमेशा रियल रहे, मीनिंगफुल रहे या फिर डिफाइंड रहे, सबका मीनिंग सेम होता है। तो वो सारे पॉसिबल वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे ये तो हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स के थ्रू देखेंगे, लेकिन ये समझना जरूरी है कि डोमेन क्या होता है। मतलब x का वो ऑल पॉसिबल वैल्यू जिसके लिए फंक्शन इट मींस f ऑफ x y हमेशा रियल मेंटेन रहे। तो ये मैथमेटिकल सेंस में है। उसी तरह अगर तुम जनरल लाइफ के सेंस में अगर तुमको कंसीडर करना हो फंक्शन का, तो फंक्शन को एक मशीन की तरह ट्रीट करो। समझने में ये बहुत हेल्प करेगा। फंक्शन को एक मशीन की तरह ट्रीट करो, जिस मशीन में जो हम इनपुट देते हैं यहां से देते हैं और आउटपुट हमको यहां से, तो इनपुट x देते हैं और जो आउटपुट निकलता है वो y निकलता है। तो अगर ये मशीन क्या है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये मशीन है। अब इस मशीन में तुमसे बोले कि इस मशीन का डोमेन क्या है, तो मशीन का डोमेन समझना ऑल कलेक्शन ऑफ इनपुट x फॉर विच वी कैन गेट ए डिफाइंड आउटपुट, मीनिंगफुल आउटपुट। अगर हम x इसमें डाल दिए और कुछ हमको आउटपुट मिला ही नहीं, तो x जो हम इसमें डाले जिसके लिए आउटपुट नहीं मिला वो x इसके डोमेन का पार्ट कभी नहीं हो सकता। तो डोमेन का मतलब है कि इस मशीन में हम x के ऐसे कौन कौन से पॉसिबल वैल्यू डाल सकते हैं जिसके लिए y एक रियल वैल्यू मिले, और x के वो सारे पॉसिबल वैल्यू इस फंक्शन के डोमेन कंसीडर किए जाएंगे। तो इट मींस डोमेन को अगर हम जनरली डिफाइन करें, देन डोमेन ऑफ एनी फंक्शन इज द collection of all possible value of x, all possible value of x for which function f of x or y is defined इट मींस रियल, वो रियल नंबर होना चाहिए। तो वो x का सारा पॉसिबल वैल्यू उस फंक्शन का डोमेन हो जाएगा। तो हम कुछ क्वेश्चंस के थ्रू फंक्शन का डोमेन फाइंड करना सीखेंगे। ये जनरल एक्सप्रेशन मतलब जनरल डेफिनेशन है डोमेन का, वो लिख लेना, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू हम लोग फंक्शन का डोमेन फाइंड करना सीखते हैं। क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। We have to find the domain of the following real valued function। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। ये फंक्शन है, इसका डोमेन फाइंड करना है। तो डोमेन का क्या मीनिंग है, x के वो सारे पॉसिबल वैल्यू जिसके लिए ये फंक्शन f ऑफ x एक रियल नंबर प्रोड्यूस करे। तो f ऑफ x रियल नंबर प्रोड्यूस करे, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो डोमेन में हम यूज करेंगे, अगर कभी भी कोई फंक्शन फ्रैक्शन के फॉर्मेट में हो, समथिंग इन न्यूमरेटर एंड समथिंग इन डिनोमिनेटर, तो सबसे पहले उसमें यह देख लेना है कि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो हो सकता है या नहीं हो सकता। तो कभी भी जीरो होने का मतलब कि x के किस वैल्यू के लिए डिनोमिनेटर जीरो हो सकता है। तो x प्लस 2
अगर डिनोमिनेटर में हम फर्स्ट प्रॉब्लम में देखते हैं तो x प्लस टू एक्स के किस वैल्यू के लिए 0 हो सकता है, तो ये समझ सकते हो फॉर x इज इक्वल टू -2 दैट डिनोमिनेटर बिकम 0। इट मीन्स -2 को छोड़ करके अगर हम x का वैल्यू यहां पे कोई भी पुट करें तो इसके लिए ये एक्सप्रेशन कभी 0 नहीं आएगा। तो कभी 0 नहीं आएगा तो 1 अपॉन एनी नॉन जीरो वैल्यू इज ऑलवेज ए रियल नंबर। इसका मतलब कि x का वैल्यू हम -2 को छोड़कर कोई भी पुट करें यहां से ये फंक्शन डिफाइंड रहेगा। इट मींस फाइनली डोमेन ऑफ द फंक्शन इज रियल नंबर एक्सेप्ट -2 बोल सकते हैं। तो इसके लिए हम जस्ट स्टेटमेंट लिख देंगे, हियर फंक्शन इज डिफाइंड for all x belongs to real number except -2। रियल नंबर एक्सेप्ट -2 ये दिख रहा होगा, मतलब रियल नंबर सेट में से इस सेट को माइनस कर लोगे तो वो रियल नंबर एक्सेप्ट -2 का एक सेट मिलेगा। तो उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया। तो सो डोमेन ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू रियल नंबर एक्सेप्ट -2, ये मिल गया। तो इस तरह से अगर कभी भी फ्रैक्शन के फॉर्मेट में कोई फंक्शन हो, डोमेन फाइंड करना हो, तो सबसे पहला काम क्या है, डिनोमिनेटर x के किस वैल्यू के लिए 0 हो रहा है। अगर वो x का वैल्यू मिल गया है जिसके लिए डिनोमिनेटर 0 है तो वो x कभी भी फंक्शन के डोमेन का पार्ट नहीं हो सकता। उसी तरह सेकंड में आते हैं, f of x is equal to x minus 1 by x minus 3। तो ये तुमको दिख रहा होगा कि अगेन डिनोमिनेटर में x minus 3 है जो x equal to 3 के लिए 0 हो सकता है। तो x equal to 3 के लिए 0 हो सकता है, न्यूमरेटर तो 0 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 0 अपॉन एनी रियल नंबर इज ऑलवेज 0, इट मींस 0 तो रियल का पार्ट है। तो न्यूमरेटर कभी कुछ डिस्टर्ब नहीं करता, मेन जो डिस्टर्ब करेगा वो डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर x के 3 इक्वल टू 3 के लिए 0 हो रहा है, इट मींस 3 इसके फंक्शन में के डोमेन में कभी प्रेजेंट नहीं होगा। इट मींस इसका डायरेक्ट अब हम डोमेन लिख रहे हैं, द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू रियल नंबर एक्सेप्ट 3। थर्ड नंबर उसी तरह का, अगेन f of x is 2x minus 3 divided by this expression x square minus 3x plus 2। अब x square minus 3x plus 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन x के किस वैल्यू के लिए 0 होगा, तो जस्ट जो डिनोमिनेटर में पोलिनोमियल है उसका जीरो ऑफ द पोलिनोमियल पता कर लेना है। तो जीरो ऑफ द पोलिनोमियल क्या प्रोड्यूस करके देता है, x का वो वैल्यू देगा जिसके लिए एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। तो इसके लिए जस्ट हम यहां पे लिख देते हैं स्टेटमेंट, f of x is not defined, f of x is not defined if denominator x square minus 3x plus 2 is equal to 0। इस स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सॉल्व करोगे आएगा x minus 2 into x minus 1 is equal to 0 implies that x is equal to 2 and 1। तो x का वैल्यू 2 and 1 मिला। इसका मीनिंग क्या है कि डिनोमिनेटर x equal to 2 and x equal to 1 के लिए 0 हो जाएगा। तो 2 और 1 को छोड़ करके बाकी सारे रियल नंबर के लिए ये फंक्शन एक फंक्शन डिफाइंड होगा। सो डोमेन ऑफ द फंक्शन इज रियल नंबर एक्सेप्ट 2 and 1, कुछ इस तरह से लिखा है। तो अगर कभी भी फ्रैक्शन के फॉर्मेट में कोई फंक्शन हो हम उसका डोमेन फाइंड कर सकते हैं। अब कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं जिसमें फंक्शन कुछ डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट किया जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, f of x is equal to रूट अंडर x minus 2, इसका डोमेन फाइंड करना। तो कभी भी सोचो x का वो पॉसिबल वैल्यू चाहिए जिसके लिए f of x डिफाइंड हो। तो f of x डिफाइंड होने का मतलब है ये कंप्लीट टर्म जो हमको मिले वो एक रियल नंबर मिले। तो ये कंप्लीट टर्म रियल कब रहेगा, जब रूट के अंदर का टर्म हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि ये पता होगा रूट के अंदर अगर कोई निगेटिव वैल्यू है तो वो एक इमेजिनरी टर्म हो जाता है, वो रियल कभी नहीं हो सकता। क्योंकि रूट के अंदर अगर निगेटिव है, निगेटिव रियल नंबर है, तो इस केस में अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो वो एक निगेटिव वैल्यू मिलेगा। और जिस भी नंबर का स्क्वायर निगेटिव होता है वो कभी भी रियल नहीं हो सकता। तो इस नंबर का स्क्वायर
एक निगेटिव मिल गया, मतलब यहां पे जो रूट के अंदर निगेटिव में कंप्लीट टर्म लिखा गया है वो रियल नंबर नहीं है। तो इस कंप्लीट टर्म को रियल होने के लिए ये जरूरी है रूट के अंदर का लिखा गया टर्म ऑलवेज जीरो हो या फिर जीरो से बड़ा हो, इट मींस पॉजिटिव हो। तो कभी भी रूट के अंदर कोई भी एक्सप्रेशन लिखा मिले तो उसके लिए वो तभी डिफाइंड होगा जब वो कंप्लीट टर्म जो रूट के अंदर है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो अगर हम यहां पे लिखे डोमेन के लिए, हियर एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड इफ x minus 2 is greater than or equal to 0. If x minus 2 is greater than or equal to 0, this implies that x is greater than or equal to 2. तो x greater than or equal to 2 हो जाएगा। इसका मतलब अगर 2 या 2 से बड़ा कोई भी नंबर रखें तो तुम समझ सकते हो 2 रखेंगे तो 0, और अगर 2 से बड़ा रखेंगे तो ये कंप्लीट टर्म पॉजिटिव, मतलब रूट के अंदर का टर्म ग्रेटर देन 2 के लिए और इक्वल टू 2 के लिए हमेशा पॉजिटिव आएगा। सो डोमेन ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू 2 टू इंफिनिटी। इस इंटरवल में हम लोग लिखना ऑलरेडी सीख चुके हैं, जो हम सेट्स चैप्टर में टाइप्स ऑफ इंटरवल में फ्री इंटरवल पढ़े थे। तो अगर किसी को पता नहीं हो तो वहां का सेक्शन जाकर के वीडियो देख सकते हो, तुमको समझ आ जाएगा। तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, इट मींस ऑल रियल नंबर which is equal to 2 और greater than 2 up to infinity, ये हो गया। उसी तरह सेकंड में आते हैं, इसमें क्या है, अगेन 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स। तो अगेन डिनोमिनेटर का टर्म जीरो भी नहीं होना चाहिए क्योंकि फ्रैक्शन में है, उसके अलावा 1 माइनस एक्स जो रूट के अंदर है वो पॉजिटिव भी होना चाहिए। तो 1 माइनस एक्स एग्जैक्टली डिफाइंड होने के लिए, मतलब ये रूट का टर्म डिफाइंड होने के लिए 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए था। लेकिन अगर ये डिनोमिनेटर में है तो ये 1 माइनस एक्स को कभी भी 0 नहीं होना होगा। तो इसका मतलब है कि हियर एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड, एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड इफ 1 माइनस एक्स इज ओनली ग्रेटर देन 0। हम इक्वल टू 0 नहीं लिख रहे हैं यहां पर, क्योंकि अगर इक्वल टू 0 लिख दिए तो डिनोमिनेटर 0 हो गया तो ये कंप्लीट नॉट डिफाइन हो जाएगा, और एफ ऑफ एक्स को डिफाइन रखना है, इसके लिए डिनोमिनेटर में 0 को इंक्लूड नहीं कर सकते। तो 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। तो अब यहां से क्या आ जाएगा, 1 ग्रेटर देन x, इट मींस x लेस देन 1, और x लेस देन 1 का मीनिंग है, सो डोमेन ऑफ द फंक्शन इज लेस देन 1, तो माइनस इंफिनिटी से 1 तक, ये ओपन इंटरवल। लेस देन 1 मतलब 1 से छोटा माइनस इंफिनिटी तक। तो ये अगेन टाइप्स ऑफ इंटरवल में इस तरह का रिप्रेजेंटेशन हम लोग देख चुके हैं, वहां का रेफरेंस तुम ले सकते हो। तो इस तरह से हम रूट के अंदर वाले टर्म को हम डोमेन कैसे फाइंड करेंगे ये देखें। अब इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो रूट के अंदर ही है, लेकिन उसमें और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज हैं, तो वो क्वेश्चन देखते हैं। ये सब लोग नोट डाउन कर लोगे, पहली बार है तो प्लीज सब लोग नोट डाउन कर लो, क्योंकि जैसे 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 प्रैक्टिस करते चले जाओगे डोमेन का कॉन्सेप्ट तभी आसान होगा। क्योंकि पहली बार कई सारे बच्चों को ये फंक्शन चैप्टर में डोमेन रेंज का कॉन्सेप्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो कॉम्प्लिकेटेड आसान तभी होता है जब तुम कॉन्सेंट्रेट करके डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करो, और अगर जो सॉल्व है तो उसको समझो। तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें रूट के अंदर जो टर्म है 4 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो अगेन एफ ऑफ एक्स को डिफाइन होने के लिए रूट के अंदर का टर्म 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो लिखते हैं, और उसके बाद एक्स के पॉसिबल वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, तो कॉन्सेंट्रेट होकर के सब लोग समझोगे। नाउ हियर एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड, एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड इफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो कभी भी रूट के अंदर का टर्म क्वाड्रेटिक तुमको मिल जाए, तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके x का पॉसिबल वैल्यू फाइंड करने के लिए जो LHS में क्वाड्रेटिक का टर्म दिख रहा है उसको सबसे पहले फैक्टराइज होना जरूरी है, तो वो फैक्टराइज कर लो। तो फैक्टराइज करने के बाद 2 प्लस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स हो गया,
और कभी भी बता दें, कई बार इस यहां से कई लोग क्या कर लेते हैं, ये कर लेते हैं और फिर ये कर लेते हैं, ये बता दें ये बिल्कुल ही गलत प्रोसेस है, ऐसा कभी नहीं करना, कभी नहीं करना। हम यहां पे जो प्रोसेस एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये जो सिंबल है वो इक्वल टू नहीं है, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है। इसके अलावा लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू कुछ भी रहा इसके बदले, तो ये जो हम प्रोसेस यहां पे एक्सप्लेन कर रहे हैं वही तुमको फॉलो करना है, कुछ और फॉलो नहीं करना है। और इसका बहुत ज्यादा डिटेल एक चैप्टर है 11th के ही मैथमेटिक्स में, लीनियर इनइक्वेशंस, जब वो पढ़ेंगे तो और ज्यादा डिटेल पता चलेगा। लेकिन यहां पे तुम समझ जाओगे, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ आएगा। तो कंसंट्रेट करना कि यहां पे हम कैसे फाइंड करेंगे x का वो पॉसिबल वैल्यू जिसके लिए 4 - x² ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देखते हैं। तो अब अगर ये लीनियर टर्म में फैक्टराइज हो गया तो अब क्या करना है, यहां से एक रियल लाइन ड्रॉ कर लेना है, यहां से एक रियल लाइन ड्रॉ कर लेना है। इस साइड -इंफिनिटी है और यहां इंफिनिटी है। अब ये जो दो फैक्टर मिलेंगे यहां पे, इन दो फैक्टर में से इंडिविजुअली दोनों फैक्टर को 0 करें। तो 2 + x को 0 करेंगे तो x का वैल्यू -2 आएगा और यहां से 2 आएगा। तो इन दोनों लीनियर टर्म को 0 करके x का जो पॉसिबल वैल्यू मिला, उस x के वैल्यू को यहां पे ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ऑर्डर इट मींस यहां से -2 मिला और यहां से 2 मिला, तो -2 लेफ्ट में रहेगा और 2 राइट में रहेगा। हम कभी भी 2 को इधर या -2 को इधर नहीं लिख सकते, क्योंकि रियल लाइन में स्मॉलर से लार्जर की तरफ हम इधर जाते हैं, तो ये रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये कर लेने के बाद जो रियल लाइन था -इंफिनिटी टू इंफिनिटी, उसके बीच में ये दो पॉइंट मिला जिससे ये 3 सेक्शंस में डिवाइड हो गया। दिस इज फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन एंड थर्ड सेक्शन। अब ये तीनों सेक्शन में इंडिविजुअली हमको ये जानना होगा कि ये जो कंप्लीट टर्म दिख रहा है 2 + x × 2 - x, वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। बस पॉजिटिव है नेगेटिव है, सारा प्रोसेस पूरे एंड तक समझोगे। बीच में अभी कोई क्वेश्चन माइंड में नहीं आना चाहिए, जैसा बताया जा रहा है बस वो फॉलो करो, अभी धीरे धीरे सब कुछ क्लियर होगा। तो 1, 2 एंड 3 सेक्शन में मिला। तो अब फर्स्ट सेक्शन में, सेकंड सेक्शन में, थर्ड सेक्शन में ये जानना है कि ये कंप्लीट टर्म पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। क्या आएगा उससे मतलब नहीं है, जस्ट पॉजिटिव और नेगेटिव जानना। तो हम -इंफिनिटी टू -2 के सेक्शन में, फर्स्ट सेक्शन में जानना चाहते हैं कि ये क्या होगा। तो इसके बीच में कोई भी एक नंबर तुम सोच लो, रियल नंबर, कोई भी एक नंबर। तो -इंफिनिटी और -2 के बीच में यहां पे -3 सोच लेते हैं। तुम कोई भी रख सकते हो, -3, -4, -5, -10, फ्रैक्शन में भी ले सकते हो। तो जब चेक करना है तो फ्रैक्शन में क्यों लेंगे, कैलकुलेशन को क्यों कॉम्प्लिकेटेड बनाएं। तो इससे अच्छा है हम कंप्लीट नंबर लेंगे। तो -2 के लेफ्ट में फर्स्ट सेक्शन में हम -3 सेलेक्ट करते हैं। तो -3 इस कंप्लीट टर्म को, तो 2 - 3 इसको निगेटिव बना देगा, बस साइन को चेक करना है। अब -3, 2 -3 इसको पॉजिटिव बना देगा। इसका मतलब कि फर्स्ट सेक्शन के किसी भी नंबर के लिए ये निगेटिव और ये पॉजिटिव रहेगा। तो निगेटिव इनटू पॉजिटिव इज ऑलवेज नेगेटिव, मतलब फर्स्ट सेक्शन में कंप्लीटली ये कंप्लीट टर्म निगेटिव होने वाला है। कैसे चेक करना है, ये क्लियर हो गया, कोई भी एक नंबर लेकर के। अब सेकंड सेक्शन में -2 और 2 के बीच में ये कंप्लीट टर्म क्या होने वाला है, ये चेक करना है। तो -2 और 2 के बीच में कोई भी एक रियल नंबर सोचेंगे, तो 0 ले लेते हैं, बहुत ही सिंपल होगा। तो 0 + 2 ये पॉजिटिव रहेगा और ये 2 - 0 ये भी पॉजिटिव रहेगा। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, मतलब इस कंप्लीट सेक्शन में ये कंप्लीट टर्म पॉजिटिव होगा। फिर उसके बाद 2 to इंफिनिटी, इस थर्ड सेक्शन में कोई भी एक रियल नंबर, मान लो 3 ले लेते हैं। तो 3 कंसीडर करने के बाद 2 + 3 is positive term and 2 - 3 is negative term. इसका मतलब पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव, तो थर्ड सेक्शन में नेगेटिव होगा। अब ये फाइंड करने से हमको पता चल गया कि अलग अलग सेक्शन में ये कंप्लीट टर्म, मतलब 4 - x² पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हमको क्या करना था, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चेक करना था। मतलब पॉजिटिव ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब या तो 0 के इक्वल या तो फिर 0 से बड़ा। तो 4 - x² इट मींस दिस कंप्लीट टर्म पॉजिटिव इस सेक्शन में मिला -2 to 2। इसका मतलब है कि -2 to 2 कंप्लीट
इस फंक्शन का डोमेन हो जाएगा। x का वो पॉसिबल वैल्यू पता करना था जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो जाए। तो फंक्शन डिफाइंड हो जाए मतलब 4 - x² ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाए, और 4 - x² ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 x के किस वैल्यू के लिए हो रहा है? -2 to 2 के लिए हो रहा है। सो फाइनली डोमेन ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू -2 to 2। 2 और -2 दोनों इंक्लूड होगा क्योंकि 2 और -2 ऊपर में है, तो डेफिनेट है 2 रखेंगे तो 0, -2 रखेंगे तो 0, और f of x इज इक्वल टू 0 एक रियल नंबर होता है। इट मींस 2 और -2 भी डोमेन का पार्ट होगा। तो यहां पे हम जो मेथड यूज किए हैं उस मेथड का नाम है वेभी कर्व मेथड। नाम क्यों है वेभी कर्व मेथड? जस्ट हम बता रहे हैं क्यों। वेभी कर्व मेथड टू फाइंड द डोमेन। तो वेभी कर्व मेथड क्या है कि ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आया, तो जो नेगेटिव है उसके लिए हम कुछ ऐसा नीचे की तरफ, पॉजिटिव ऊपर की तरफ, और ऐसा ड्रॉ करते हैं। तो ये कर्व जस्ट ये शो करता है कि रियल के ऊपर जो कर्व शो किया गया है वो पॉजिटिव को शो करता है, और जो नीचे शो किया गया है वो नेगेटिव को शो करता है। और ये जो कर्व हम ड्रॉ किए एक वेव की तरह दिखता है। वेव एग्जैक्टली अगर पानी में स्टोन डालो तो ऐसा दिखेगा। पानी में स्टोन डालो तो जो वेव इस तरह का क्रिएट होता है, और उसका डिटेल 11th के फिजिक्स में पढ़ोगे। तो मेन जो ये कर्व की तरह दिखता है, वेव की तरह दिखता है, इसलिए यहां से जो हम मेथड यूज करते हैं वो वेवी कर्व मेथड जस्ट इसका नाम है, और कोई रीजन नहीं है कि ये नाम वेवी कर्व मेथड क्यों है। तो प्रोसेस क्या है वेवी कर्व मेथड का, अगेन एक बार हाईलाइट कर देते हैं। सिंपल, तुम वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके देख सकते हो, फिर से हाईलाइट कर देते हैं। यहां से क्वाड्रेटिक मिलेगा, उसको फैक्टराइज कर लेना है। फैक्टराइजेशन के बाद जो दो लीनियर मिलेंगे उन लीनियर को जीरो करना है, और वहां से x के जो पॉसिबल वैल्यू मिलेंगे उसको ऑर्डर में यहां पे रिप्रेजेंट कर देना है। तो वहां से डिफरेंट सेक्शंस मिलेंगे, और हर सेक्शन में इस कंप्लीट टर्म के साइन को चेक करना है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और फिर उसके बाद जो भी यहां पे मेंशन रहे उसको देख करके हम जस्ट सेलेक्ट कर लेंगे कि किस में ये पॉजिटिव है, या अगर नेगेटिव मेंशन हुआ तो किस में ये नेगेटिव है। तो इस तरह से हम वेवी कर्व मेथड के थ्रू इसका डोमेन फाइंड कर सकते हैं। जस्ट फॉर प्रैक्टिस तुम लोग फाइंड करके देखना खुद से 9 - x² का। तो 9 - x² का जस्ट तुमको बहुत सारे बुक्स में ये क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिस करके देखना। जस्ट जो 4 - x² है वो तुम 9 - x² लिखोगे तो ये 3 + x × 3 - x दिखेगा, तो वो खुद से करके देखो कि इसका डोमेन क्या आता है। तो एक और प्रॉब्लम देखते हैं जो थोड़ा डिफरेंट होगा। देखते हैं एक और प्रॉब्लम। कभी भी फंक्शन को दो टर्म के समेशन में लिखा जाए, और ऐसे टर्म का अगर डोमेन फाइंड करना हो तो सबसे पहले क्या करो, इसको नाम रख दो। इसको हम g नाम रख दे रहे हैं, और इसको h नाम रख दे रहे हैं। इसको तुम दो क्वेश्चन की तरह ट्रीट करो, इस पूरे टर्म को h। तो g को का अलग डोमेन फाइंड करेंगे और h का अलग डोमेन फाइंड करेंगे। इट मींस सिंपल अगर हम लिखें डोमेन ऑफ f डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू डोमेन ऑफ g डोमेन ऑफ g इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ h। मतलब ये समझ लो कभी भी एक सिंगल फंक्शन टू डिफरेंट फंक्शन के समेशन में लिखा जाए तो हम दोनों को इंडिविजुअली डोमेन सॉल्व के लिए सॉल्व करेंगे, और जब दोनों का डोमेन मिल जाएगा तो डोमेन एक सेट ही होता है, और उन दोनों का फाइनल इंटरसेक्शन गिवन फंक्शन का डोमेन होगा। तो सबसे पहले हम g के डोमेन के लिए बात करते हैं। तो फॉर g इज इक्वल टू √4 - x, तो इसके डोमेन के लिए x का वो पॉसिबल वैल्यू जिसके लिए g डिफाइंड हो जाए। तो हियर g इज डिफाइंड if 4 - x is greater than or equal to 0. It means x is less than or equal to 4. So x belongs to -∞ to 4. ये समझ सकते हो। तो जो फर्स्ट का डोमेन मिला वो -∞ to 4 मिला। अब सेकंड रूट के अंदर डिनोमिनेटर में है, तो फॉर h, तो फॉर h is equal to 1/√x² - 1. Here h is defined if
एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ओनली ग्रेटर देन 0, समझ सकते हो, क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो इक्वल ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 नहीं कर सकते। रूट के अंदर है तो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए था, लेकिन डिनोमिनेटर में है तो 0 नहीं हो सकता, तो ओनली ग्रेटर देन 0 लिख रहा है। तो अगेन एक क्वाड्रेटिक है, इसको सॉल्व करने के लिए अभी जो प्रीवियस प्रॉब्लम में हम वे भी कर्व मेथड यूज किए थे वही यूज करेंगे। तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0, तो टू लीनियर टर्म मिला। अब इन दोनों को सिंपल इक्वल टू 0 कंसीडर करें तो एक से -1 और एक से 1 मिलेगा, तो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, बीच में मिला -1 और 1, तो यहां से 3 डिफरेंट सेक्शन मिले, फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन एंड थर्ड सेक्शन। तो हर सेक्शन में अब इस कंप्लीट टर्म का साइन चेक करना है, तो कंसंट्रेट करो। माइनस इंफिनिटी टू -1 में एक नंबर -2 ले लेते हैं, तो -2 जब इस सेक्शन में लेंगे तो -2 - 1 ये निगेटिव होगा, फिर यहां से -2 + 1, तो -2 + 1 इज अगेन -1, इट मींस दैट विल बी निगेटिव। तो निगेटिव एंड निगेटिव फर्स्ट सेक्शन में ये पॉजिटिव रहेगा। फिर उसी तरह अगर -1 और 1 के बीच में चेक करना है, तो -1 और 1 के बीच में कोई भी एक रियल नंबर 0 ले लेते हैं अगर यहां पे, तो 0 - 1 निगेटिव रहेगा, 0 + 1 पॉजिटिव रहेगा, तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव निगेटिव, तो सेकंड में निगेटिव रहेगा। फिर थर्ड सेक्शन में ग्रेटर देन 1 के लिए, तो ग्रेटर देन 1 कोई भी रियल नंबर जस्ट 2 ले लें, तो 2 - 1 ये पॉजिटिव रहेगा, 2 + 1 पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव। तो इस तरह से यहां से जो हमको मिला वो क्या मिला, पॉजिटिव, निगेटिव एंड पॉजिटिव। तो इस तरह से ये जो कंप्लीट x स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0, x के किस वैल्यू के लिए है, तो ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, तो माइनस इंफिनिटी टू -1 के लिए और 1 टू इंफिनिटी के लिए। तो हम यहां से इसका लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू -1, माइनस इंफिनिटी टू -1 यूनियन यहां से 1 टू इंफिनिटी, 1 टू इंफिनिटी, बीच वाला तो है ही नहीं क्योंकि इसमें निगेटिव है, तो माइनस इंफिनिटी टू -1, 1 टू इंफिनिटी। अब ये ओपन इंटरवल क्यों यूज किया, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि अगर -1 और 1 अगर हम इंटरवल क्लोज कर लेते, इसका मतलब वो डोमेन में आ जाता, अगर वो डोमेन में आ जाता तो डिनोमिनेटर 1 और -1 के लिए 0 हो जाएगा, तो कभी भी 1 और -1 डोमेन का पार्ट नहीं होना चाहिए इस फंक्शन के लिए। तो इस तरह से h ऑफ x का डोमेन मिल गया और ये g ऑफ x का डोमेन मिल गया, तो फाइनल डोमेन इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे इन दोनों का इंटरसेक्शन, ये हम लोग देखते हैं कैसे फाइंड करना है। तो ये अभी नोट डाउन कर लोगे कंप्लीटली, फिर इसका इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करते हैं देखते हैं। तो सब लोग नोट डाउन कर चुके होंगे, तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन देखते हैं ना। नाउ फाइनल domain of f is equal to, that is -infinity to 4 intersection, this complete term, -infinity to -1 union 1 to infinity, मतलब इस कंप्लीट पूरे टर्म का, ये पूरे सेट का इसके साथ इंटरसेक्शन चाहिए। तो इंटरसेक्शन फाइंड करने का टेक्निक क्या है, अगर सेट इंटरवल के फॉर्म में दिया रहे तो कंसंट्रेट करना, एक नया टर्म सीखने जा रहे हो, तो हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। नंबर लाइन में -इंफिनिटी टू इंफिनिटी। अब इसमें सबसे पहले जहां जहां पे इट मींस 4, -1 और 1 यहां पे यूज हुआ है, इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी के अलावा, तो इसमें जो जो नंबर यूज होता है हम उसको ऑर्डर में यहां पे लिख लेंगे। तो 4, -1 और 1 है, तो सबसे पहले आएगा इधर -1, फिर आएगा 1 और फिर आएगा 4, हम ये यूज करेंगे। उसके बाद अब हम इस -इंफिनिटी टू 4 को रिप्रेजेंट करते हैं, तो -इंफिनिटी टू 4 कहां पे जाएगा, तो -इंफिनिटी टू 4 यहां ये दिख रहा है, तो ये जो है वो g के लिए था, जो g का हम लोग फाइंड किए थे उसके लिए था, -इंफिनिटी टू 4। फिर इसमें आते हैं जो h के लिए था, तो h का था -इंफिनिटी टू -1, -इंफिनिटी टू -1, जहां पे -1 इंक्लूड नहीं है तो यहां पे वैकेंट दिखा है, यूनियन 1 टू इंफिनिटी, फिर था 1 वो भी नहीं है और ये इंफिनिटी। तो अब वो कंसंट्रेट करना यहां से, तो अब देखो वो कौन सा पोर्शन है इस रियल
लाइन का जो दोनों में इंक्लूड हुआ है। तो ये देखो -1 के जो लेफ्ट में दिख रहा है वो इसमें भी इंक्लूड है और इसमें भी इंक्लूड है। तो इंटरसेक्शन में इन दोनों को कॉमन पोर्शन को क्या लिखेंगे, -∞ to -1। ये ओपन, क्योंकि ये दोनों में इंक्लूड नहीं है, केवल एक में इंक्लूड है। तो एक में इंक्लूड है तो इंटरसेक्शन में नहीं हो सकता, तो ये -∞ to -1 रहेगा। फिर इस पोर्शन में दिख रहा होगा ये दोनों में इंक्लूड है, तो इसको क्या लिखेंगे, 1 2 4। 4 दोनों में इंक्लूड है तो यहां पे क्लोज रहेगा, यहां पे 1 केवल एक में इंक्लूड है तो 1 यहां पे ओपन रहेगा। तो इस तरह से ये दोनों हमको मिल गया, इसका इंटरसेक्शन। इट मींस फाइनली जो हम लिखेंगे इक्वल टू दैट विल बी -∞ to -1 यूनियन 1 to 4। अब कंसंट्रेट करना, यूनियन 1 to 4। तो यही जो हमको मिला, यही इस कंप्लीट फंक्शन का जो हम लिखे थे अभी, f of x is equal to √4 - x and प्लस 1/√x² - 1। तो कभी भी अगर एक फंक्शन दो डिफरेंट फंक्शन के समेशन में लिखा जाए तो दोनों का इंडिविजुअली डोमेन का डोमेन आ गया, तो उन डोमेन का इंटरसेक्शन उस पूरे फंक्शन का कंप्लीट डोमेन होगा। तो हम यहां पे इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करेंगे उसका कॉन्सेप्ट समझें। तो इस तरह से हम लोग आज के लेक्चर में फंक्शन का डोमेन फाइंड करना सीखे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फाइंड करना सीखेंगे रेंज, और जब डोमेन और रेंज फाइंड करना सीख जाओगे तो उसके बाद और कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन पढ़ेंगे। अभी फंक्शन में बहुत कुछ पढ़ना है, पेशेंटली सब लोग को फंक्शन आगे बहुत सारे लेक्चर, इट मीन्स अभी कम से कम 3 से 4 लेक्चर होंगे, वो तुमको पढ़ने हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब नहीं है कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फंक्शन बहुत ही कंसेप्चुअल चैप्टर है जो पूरे मैथमेटिक्स का जो 11th 12th एंट्रेंस एग्जाम में पढ़ना होता है उसका बेस होता है। तो वो तुम पूरा अच्छे से समझ सको, ये एम रखो, केवल क्वेश्चन बनाने से मीनिंग नहीं होना चाहिए। तो अभी तुम लोग डोमेन पे बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं रेंज टॉपिक के साथ, और रेंज के हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और कुछ और फंक्शंस के हम लोग डोमेन और रेंज फाइंड करना सीखेंगे।